Good morning, all of you. Let's start our 1000 most expected topics for UPSC 2020. आज का हमारा पहला टॉपिक है गोल इनिशिएटिव। गोल इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर विद कोलैबोरेशन विद फेसबुक ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें ट्राइबल वुमेन और यूथ को डिजिटली स्किल ट्रेन करने की बात की गई है। पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। जो भी हमारे ट्राइबल हैं उनमें फूड प्रोसेसिंग, हॉर्टिकल्चर, बी कीपिंग, मेडिसिनल हर्ब्स, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, माइनर प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, माइनर प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट, आर्ट एंड कल्चरल प्रोडक्ट्स और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने का और उनको सेल करने का जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। हम इसी एबिलिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है गोल। इसमें हम उनको डिजिटली ट्रेन करना चाहते हैं और अपनी स्किल को डिजिटली एनहेंस कर सकती है। जो ट्राइबल की लाइफ स्किल है और डिजिटल लिटरेसी है, इन दोनों को यहाँ पे मर्ज करने की बात कही है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने एक पोर्टल शुरू किया है, जिस पोर्टल पे ट्राइबल वॉलंटरी जाके रजिस्टर कर सकते हैं और इन सारी स्किल को वहाँ से सीख सकते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल है वो ऑल्सो एफर्ट दे रही है कि जितनी भी जो पहले के प्रोग्राम है, स्पेशली स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, जन धन योजना और जितने भी ट्राइबल से रिलेटेड प्रोग्राम जो गवर्नमेंट की चलाई गई है, इन सब को ये गोल पोर्टल पे ये मर्ज कर दें ताकि इसका सस्टेनेबल बेनिफिट सारे ट्राइबल को हो सके। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। ये यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन है जो 2014 में आया है। पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। ऑलमोस्ट यूनाइटेड नेशंस एक डाटा देती है कि ऑलमोस्ट 2.5 लाख जो लोग हैं उनको आर्म कन्फ्लिक्ट का शिकार होना पड़ता है और उनकी डेथ हो जाती है। ऑलमोस्ट 5 लाख ऐसे लोग हैं जो इन आर्म्स कन्फ्लिक्ट की वजह से डिस्प्लेस होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने इन आर्म्स कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए 2014 में एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में एक कन्वेंशनल आर्म्स के ट्रेडिंग को और ट्रांस बॉर्डर को मॉनिटरी करने के लिए एक कन्वेंशंस लेके आई थी, जिसको ही बोलते हैं आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। ये कन्वेंशनल वेपन के ऊपर है और ये जो ट्रीटी है ये लीगली बाइंडिंग है। इसमें से स्पेशली बात करें तो इस ट्रीटी की जरूरत क्यों पड़ी। इससे पहले ग्लोबल वर्ल्ड में कोई भी ऐसी ट्रीटी नहीं है जो कन्वेंशनल वेपन्स के ट्रेड को मॉनिटर करती है, एक्सेप्ट यूएन फायर आर्म प्रोटोकॉल टू कन्वेंशन ऑन ट्रेडिशनल क्राइम। ये सिर्फ और सिर्फ फायर आर्म्स के ऊपर एक कन्वेंशन है, बट इसमें जो ह्यूमन राइट्स का एंगल है उसको नहीं लिया गया है। बट जो हमारा नया ट्रीटी है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, इसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और जो कन्वेंशनल वेपन से जो डेथ हो रहे हैं उनको संज्ञान में लिया गया है। तो दोस्तों इस ट्रीटी की बात करते हैं। ये एक मल्टी लेटरल ट्रीटी है जो जितने भी कन्वेंशनल वेपन्स के ट्रेड है जो ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन के आसपास है पूरे वर्ल्ड में, इनको रेगुलेट करती है और इसकी ट्रांसपेरेंसी, मॉनिटरिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करती है, जिससे इसका मिनिमम से मिनिमम वायलेटिव तरह से यूज हो सके और पीसफुल ट्रेड हो सके इनका। और ये ट्रीटी जो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी है ये ऑल्सो इंश्योर करती है कि कोई भी कन्वेंशनल वेपन किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में ना जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नागपुर रिजोल्यूशन। जो नागपुर रिजोल्यूशन है ये रिजोल्यूशंस दो और रिजोल्यूशंस के बाद आई, वो है शिलोंग डिक्लेरेशंस एंड जम्मू रिजोल्यूशन।
तो पहले बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। जो हमारा गुड गवर्नेंस की जो बात हमारी कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली डीपीएसपी करती है, ये तभी इंश्योर हो सकती है जब जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी है वो इस तरह के रिजोल्यूशंस लेके आई कि हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी को अच्छा करेंगे, हमारा जो पब्लिक की जितने भी ग्रीवांसेस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे टाइम मैनर में, करप्शंस को इरिटेट करेंगे, यानी कि ओवरऑल गुड गवर्नेंस की बात करेंगे। तो ऑलरेडी 2 ऐसे कॉन्फ्रेंस या डिक्लेरेशन हो चुके हैं जिसमें गवर्नमेंट की सारी पार्टी मिलके और गवर्नमेंट के ऑफिशियल मिलके ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि जो पब्लिक की ग्रीवांसेस हैं उनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, उसको भी फॉलो की जा सके। तो जो हमारा नागपुर रिजोल्यूशन है ये एक हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन है जिसमें हम पब्लिक डिलीवरी और गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, और स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, पब्लिक से रिलेटेड स्पेशल प्रोजेक्ट होते हैं जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट स्कीम, इन सब को प्रमोट करने की बात करते हैं। इसमें स्पेशली एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जो प्रोग्राम है उनको 2014 के बाद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स है लॉन्ग मार्च फॉर रॉकेट। ये एक रॉकेट की फैमिली है जो चाइना ने इजाद की है, और ये अब तक सबसे हेवी पेलोड ले जाने में कैपेबल है। ऑलरेडी चाइना का ये लॉन्ग मार्च जो प्रोजेक्ट है एक फ्लोट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जो वर्ल्ड में सिर्फ 2 कंट्री के पास अब तक थी, रसिया और यूएस। अब चाइना के पास ये फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है जिससे वो एक हैवी सैटेलाइट, हैवी मिसाइल्स को लॉन्च कर सकती है। तो बात करते हैं कि चाइना का जो एक स्पेस प्रोग्राम है जिसको चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA कहती है, इसने ये जो लॉन्ग मार्च रॉकेट है इससे अब तक 3 प्रोग्राम लॉन्च कर चुकी है, जिसमें पहला प्रोग्राम है इसका वो है टिनालियन 2 सैटेलाइट जो डाटा रिले सैटेलाइट है। उसके बाद AP स्टार 6C है जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और चाइना का जो GPS प्रोग्राम है वेदुई BEIDOU वेदुई, वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है लॉन्ग मार्च 4 रॉकेट से। तो आप याद रखिएगा कि लॉन्ग मार्च 4 जो रॉकेट है ये चाइना का एक फ्लोटिंग हेवी ट्रांसपोर्टेशन रॉकेट है लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जाने के लिए, जिसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 12,000 किलोग्राम है। नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है एक मिसाइल है जो जो एवेंगार्ड के नाम से जानी जाती है। ये रसिया की अब तक का सबसे बड़ा हाइपरसोनिक न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी सिस्टम है जिसकी स्पीड ऑलमोस्ट मैक 20 से मैक 27 तक है। ये रॉकेट न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सकती है और उस न्यूक्लियर वेपन को मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसको मब भी कहा जाता है, उसके पैटर्न पे यूज कर सकती है। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पे डेवलप किया जा रहा है। ये रसिया का और वर्ल्ड का सबसे स्ट्रेटेजिक वेपन होने वाला है क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो 27 मैक तक है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करते हैं, वो है उम्मीद इनिशिएटिव। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने एक उम्मीद इनिशिएटिव चलाई है। पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। जो हमारी चाइल्ड की मोर्टेलिटी रेट है वो जेनेटिक डिजीज की वजह से
बहुत ज़्यादा है। तो इसी को कवर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने 3 स्टेप्स का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसको बोलते हैं उम्मीद इनिशिएटिव। इसमें जो पहला प्रोग्राम है, ये है जेनेटिक डायग्नोसिस। जो न्यू बेबी बॉर्न होंगे उनका जो डायग्नोसिस सेंटर है, जिसका नाम रखा है निदान केंद्र, वहाँ पे न्यू बेबी बॉर्न को जो 6 मंथ से कम होगा उनको डायग्नोस किया जाएगा जेनेटिक डिजीज को उसके बॉडी से इरेडिकेट करने के लिए। अब दूसरे प्रोग्राम की जो दूसरा इनिशिएटिव है इसी प्रोग्राम में, वो है फेलोशिप इन जेनेटिक डायग्नोसिस। इसमें क्या है, ये एक रिसर्चर की टीम होगी, वो जेनेटिक डिजीज जो न्यू बेबी को होते हैं उनके ऊपर रिसर्च भी करेगी और उनका ट्रीटमेंट भी करेगी। और तीसरा जो प्रोविजन है वो है कि जितने भी हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ एक हॉस्पिटल और क्लिनिक खोली जाएगी, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन और न्यू जो बेबीज है जो बॉर्न होंगे उनको स्क्रीनिंग की जाएगी और कोशिश की जाएगी उनको प्रिवेंट करने की जेनेटिक डिजीज से। तो ये सारा इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। न्यू एंड इमर्जिंग स्टैटिक टेक्नोलॉजी जो है एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एक प्रोग्राम है, जो एक फॉरेन पॉलिसीज के हेल्प असिस्टेंस पे शुरू की गई है। स्पेशली जो 5G टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, जो वर्ल्ड के लिए ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है, और भी जो हायर टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड में आ रही है उनको इंडिया में कैसे लाया जाए, उनके लाने के ऊपर कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इंडिया में, और स्पेशली जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज है हायर टेक्नोलॉजी के ऊपर, उनका डिसीजन और उनका डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशंस बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी शुरू की है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है वो यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी के बारे में है। डीआरडीओ ने इंडिया में 5 ऐसे लेबोरेटरी बनाने की बात की है, जिसमें यंग साइंटिस्ट को साइंस के क्षेत्र में और ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रमोट किया जाएगा। इन यंग साइंटिस्ट की एज ऑलमोस्ट 35 ईयर से कम होनी चाहिए, और इन लेबोरेटरी में स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो लेबोरेटरी है वो बेंगलोर में बनाई जाएंगी। जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है वो आईआईटी मुंबई में बनाई जाएंगी। जो कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी है वो उसको आईआईटी चेन्नई में बनाई जाएगी, और जो एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजी है उसकी आईआईटी कानपुर में बनाई जाएगी। और स्मार्ट मटेरियल स्पेशली नैनो टेक्नोलॉजी की जो लैब है वो हैदराबाद में बनाई जाएगी। तो ये 5 लैब जो डीआरडीओ ने शुरू की है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें ध्यान रखिएगा जो साइंटिस्ट है उनकी एज 35 ईयर से कम होनी चाहिए, और ये सारी टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए ब्रेक थ्रू और वर्ल्ड के लिए भी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है। अब नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है क्यूरेटिव पिटीशंस। पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 137 के अंदर ये पावर है कि वो जुडिशियली अपने ही जजमेंट को जुडिशियल रिव्यू के तहत रिव्यू कर सकती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे किसी आदमी को फांसी हुई है और उसके सारे पिटीशंस स्पेशली रिव्यू पिटीशंस, जो मर्सी पिटीशन रिव्यू पिटीशन जो है, ये सारे पिटीशन रिजेक्ट कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा और गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल केस रूपा अशोक हुडा और रूपा हुडा और उसके आंटी 2020 के केस में एक जजमेंट दी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तीसरे क्यूरेटिव पिटीशंस की बात की है। इसमें जो
एक्यूज होते हैं उनको एक लास्ट पिटीशन दिया जाता है अपने बचाव के लिए, उसी को क्यूरेटिव पिटीशन कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशल प्रोविजन पे बात करती है और ये देखती है कि जो जस्टिस का मिसकरेज ना हो और जस्टिस 100% जिस आदमी को दिया जा रहा है उसमें कोई ऐसा क्लॉज ना छोड़ा गया हो जो 100% उसकी जुडिशरी को इंश्योर न करती हो। नेक्स्ट टॉपिक्स पे हम जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल ह्यूमन। पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आने वाले समय में ह्यूमन का लाइफ का एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशंस मॉनिटरिंग फैसिलिटेटर होने वाला है। इसी के आधार पर सैमसंग और उनका एक लैब है स्टार लैब CES 2020 उसने एक आर्टिफिशियल ह्यूमन नियॉन डिस्कवर की है। ये नियॉन जो है आर्टिफिशियली ह्यूमन जैसा दिखता है और ये ह्यूमन की तरह सारे इंटरप्रिटेशन कर सकती है, जिससे क्या होगा स्पेशली कुछ सेक्टर जैसे कि मीडिया के सेक्टर में अब जो एंकर होंगे वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेडी होगी और वो वहाँ पे बैठ के आपको न्यूज़ सुनाएगी। जितने भी सर्विस सेक्टर है इसकी वजह से एक रिवॉल्यूशन फेज में आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जो वर्ल्ड में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए चलाया गया है, जिसको यूलियो प्रोक्लेमेशन कहते हैं। जो ये यूलियो प्रोक्लेमेशन है ये वर्ल्ड की जितनी भी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हम वर्ल्ड में देखते हैं उसको एक प्लेटफॉर्म पे कोऑर्डिनेट करने की बात की गई है। इसमें स्पेशली इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, एनजीओ को और प्राइवेट सेक्टर को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात हुई है यूनेस्को की इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में जो भी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वर्ल्ड की उसको स्टेबल रिस्टेन करने की बात की गई है। स्पेशली आप देखेंगे कि ट्राइबल की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो वर्ल्ड में धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशंस और कैपिटलाइजेशंस और अर्बनाइजेशंस के कारण खतरे में है और इसी को री इंश्योर करने के लिए यूनेस्को ने ये प्रोग्राम चलाई है। नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एक प्रोग्राम चलाया है जो साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और हमारे जो साइबर सिक्योरिटी को इकोसिस्टम है जो इंडिया की उसको बेहतर करने के लिए ये प्रोग्राम चलाई गई है, जिसका नाम है साइबर सुरक्षित भारत। ठीक है, जो साइबर सुरक्षित भारत है ये हमारे साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ करेंगे। साइबर सिक्योरिटी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आफ्टर गवर्नमेंट जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 के हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर प्रोटेक्टेड है और गवर्नमेंट इसको डिनाई नहीं कर सकती। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और स्पेशली जो गवर्नमेंट की डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है जिसमें डिजिटल मॉनिटरिंग, डिजिटल करेंसी, डिजिटल सर्विसेज और इंडस्ट्रियल ई कॉमर्स, इन सब से हमें वर्ल्ड के जितने भी साइबर थ्रेट और साइबर वॉरफेयर है उनसे बचाने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का एक इनिशिएटिव है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।